हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वर्तमान में पर्यावरण और पारिस्थितिकी की कंडीशन को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास करे और हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन प्रयासों को सफल बनाने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। अर्थात वन्य जीवों की रक्षा, वनों की रक्षा करना हमारा मेन उत्तरदायित्व बन जाता है। और इसी उत्तरदायित्व को देखते हुए सरकार द्वारा यह डिक्लेरेशन किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के जो एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्यजीव अभ्यारण्य कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा या फिर कर दिया गया है। यह न्यूज है 6 अक्टूबर वर्ष 2024 की, अर्थात ये बीते हुए दिन की 6 अक्टूबर वर्ष 2024 को इसका ऑफिशियली डिक्लेरेशन किया गया है, जिसकी जानकारी सीएम खांडू ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से हमारे साथ साझा की है। इज दैट क्लियर? जरा आप इसको देखें कि किसी भी एरिया को इको सेंसिटिव जोन बनाना है तो इसके लिए जो अंतिम प्रावधान है ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ये इनके अंडर में आता है। बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो इन्हीं के द्वारा संभाले जाते हैं। तो याद रखें कि यह जो डिक्लेरेशन दिया गया है इसकी जानकारी मिली है एक ट्वीट के माध्यम से, जो कि पेमा खांडू के द्वारा किया गया है। यहां पर अब ये इको सेंसिटिव क्षेत्र, याद रखिएगा, करंट अफेयर में यदि एक भी टॉपिक उछलकर आया है, जैसे इको सेंसिटिव जोन अब टॉपिक में आ गया है, तो ये अब न्यूज में आ गया है, तो ये पूरा टॉपिक अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मैं करंट अफेयर कुछ इस प्रकार से कवर कराता हूं कि वो हर डायमेंशन कवर अप हो सके। इज दैट क्लियर? तो जरा यहां पर आप नजर डालिएगा कि ये दिख रहा है आपको नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका व्यू कुछ इस प्रकार से इसलिए दिख रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं जिनको हम डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी का नाम देते हैं, इनमें से जो मिश्मी पहाड़ी है, मिश्मी पहाड़ी और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय की जो चोटी मानी जाती है जिसको हम पटकोई बूम का नाम देते हैं, मिश्मी और पटकोई बूम पहाड़ियों के मध्य में यह नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड है। दैट इज वाई आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, जरा इसकी लोकेशनल एनालिसिस करें हम, तो यहां पर आता है अरुणाचल प्रदेश राज्य। यहां पर 2 जिले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक होता है चामलांग जिला और एक होता है लोहित जिला, जिनमें से जो चामलांग वाला एरिया है यहां पर लोकेटेड है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और जो आप उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर में है लोहित जिला और यहां लोकेटेड है एक्चुअल में क्या, यह कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, और दोनों ही टाइगर रिजर्व भी हैं। क्लियर है? ये दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं। यहां पर याद रखने वाली बात यह कि 1972 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य डिक्लेयर किया गया था, 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और वर्तमान में यहां पर 1000 से ज्यादा, ये 1000 है, 1000 से ज्यादा यहां पर पुष्पों की प्रजातियां और साथ में लगभग 1400 से ज्यादा यहां पर वन्य जीवों की प्रजातियां निवास करती हैं। जैसे कि आपने रेड पांडा के बारे में सुना होगा, आपने उड़ने वाली गिलहरी के बारे में सुना होगा। ये तमाम प्रकार की जो बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीसीज हैं ये इस नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और इस कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य में ही आपको मौजूद दिखाई देती हैं। इसका नाम कामलांग इसलिए है क्योंकि यहां से एक नदी प्रवाहित होती थी जिसका नाम है कामलांग, और उसी नदी के नाम पर रखा गया है इसका नाम कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य। और इन दोनों को अब इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसको 1989 में भारत का 50वां बाघ अभ्यारण्य डिक्लेयर किया गया था। इज दैट क्लियर? अब जरा इस न्यूज के अकॉर्डिंगली हम ये बात पढ़ना चालू करते हैं कि एक्चुअल में ये इको सेंसिटिव क्षेत्र होते क्या हैं। तो देखिएगा, वर्तमान में जो पर्यावरण है और पारिस्थितिकी है ये बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक भी बन गया है, क्योंकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का लगातार विनाश हो रहा है। इसका एक कारण हम बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन इसका मेन कारण निकल कर आता है। परंतु क्या यही मेन कारण है? आंसर इज नो। कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के लिए मानव भी जिम्मेदार है, और यदि मानव जिम्मेदार है दैट इज कि मानव भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, यहां पर डायरेक्ट तो हमको पता रहता है परंतु इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी को हानि पहुंचाते हैं। भाई अक्सर आपने सुना है कि मानव पर्यावरण संघर्ष होता है, और ये मानव पर्यावरण संघर्ष हम बोलते क्यों हैं, या फिर मानव वन्य जीव संघर्ष इसको नाम दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअल में मानव पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, और जंगलों को नष्ट करने पर ये जो जीव जंतु हैं इनका
जो प्राकृतिक आवास है इसका विनाश हो रहा है और प्राकृतिक आवासों की क्षति के कारण ये मानव अधिवास वाले क्षेत्रों में आ जा रहे हैं, इनको भोजन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो यहां पर मानव वन्यजीव संघर्ष चालू हो रहा है। ये जो मानव वन्यजीव संघर्ष है, जो घटता हुआ वनाच्छादन है ना, और अन्य तमाम प्रकार के जितने भी उदाहरण आप ले सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए जो एक प्रोग्राम निकाला गया है, इसको कहा गया है इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम को बचाने के लिए या फिर पारिस्थितिकी को बचाने के लिए एक प्रकार का यह प्रोग्राम है, जिसमें एक नेशनल पार्क या फिर एक अभयारण्य के आसपास का एक निश्चित एरिया, जो कि लगभग 10 किलोमीटर तक का भी हो सकता है, यह क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि भाई इसका इको सेंसिटिव क्षेत्र कितना बड़ा होगा, इसके लिए यह प्रोग्राम निकाला गया है। तो यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि भाई यदि कोई भी राष्ट्रीय उद्यान है, कोई भी वन्यजीव अभयारण्य है, इसका एक स्पेसिफिक एरिया में मानव का आना जाना, मानव की आवाजाही, मानव के क्रियाकलाप, ह्यूमन एक्टिविटीज जितने भी प्रकार की हो सकती हैं, उन सब को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। एक बफर जोन का यहां पर निर्माण कर दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है कि अब यहां पर बना दिया गया है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, या फिर पारिस्थितिकी के आधार पर संरक्षित क्षेत्र का यहां निर्माण कर दिया गया है। यह एक प्रकार का ESZ इसको कहा जाता है, और इसी के अंतर्गत तमाम प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने जून 2022 में एक आदेश दिया था कि सर भारत में जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और जितने भी संरक्षित वन हैं, अर्थात जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, जहां पर आप कटाई नहीं कर सकते, ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, उनके कम से कम 1 मील तक के एरिया में या फिर 1 मील तक के एरिया को एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए, और यह आवश्यक रूप से इन्होंने विस्तार करने के लिए बोला था। ठीक है, मैंने अभी बताया कि एरिया वाइज ये घट बढ़ सकता है, किसको कितने संरक्षण की आवश्यकता है ये डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर याद रखने वाली बात ये कि भाई ये इको सेंसिटिव जोन बनाना वर्तमान में बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया है। अब इनकी संख्या कितनी है तो मैं आपको बता दूं कि समयानुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं, दैट इज वाई इनका नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वर्तमान कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें तो लगभग 600 से ज्यादा वर्तमान में इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किए गए हैं, वर्तमान में इतने हैं। एक बार इसको रीचेक करना, कब? जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो एक बार इसको रीचेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहां पर याद रखिएगा कि ये नाजुक क्षेत्र होते हैं, अर्थात इनको संरक्षण की आवश्यकता होती है, और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, इसके तहत जो पर्यावरण, वन और जो जलवायु मंत्रालय है ना, इसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा इनको अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी राज्य सरकार आएगी और अपने क्षेत्र में यदि कोई भी नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभयारण्य है, उसका डिक्लेरेशन कर देगी कि ये इको सेंसिटिव जोन है। हां, वो ऐसा कर सकती है कि प्रस्ताव ला सकती है कि सर हमें लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, इसको इको सेंसिटिव क्षेत्र बनाना चाहिए, तो आप उसका केवल और केवल अपना अनुमोदन दे सकते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आप ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। ऑफिशियली डिक्लेरेशन केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा, वो भी किसके माध्यम से? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। इज दैट क्लियर? भारत में कई इको सेंसिटिव क्षेत्र हैं, परंतु इनमें से जो प्रमुख हैं वो उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, आंध्र प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, आपके अपने स्टेट में भी ये हैं, है ना। परंतु जो मुख्य हैं, मैंने मुख्य की बात यहां पर की है। अब इसके बाद आपके लिए हर बार की तरह एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई, कि जिस प्रकार एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, उस रिलेशन को मजबूत करने के लिए और आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बनाने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी समय समय पर जो बैचेस लॉन्च करता है, उन्हीं में से एक बैच उन स्टूडेंट के लिए है जिनका भी टारगेट 2026 के UPSC एग्जाम को क्वालिफाई कर एक सिविल सर्वेंट बनने का है। तो वो ये प्रतिज्ञा प्लस बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखें, ये वो बैचेस हैं जिनमें प्री क्वालिफाई किए जाने पर आपकी फुल फी रिफंड कर दी जाती है। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि 11 अक्टूबर से इन बैचेस में क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। इसके बाद यहां पर आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग से क्लास ना मिले, यानी कि रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिलेगी ही, परंतु अच्छी स्टडी वो मानी जाती है जहां पर फर्स्ट क्लास से ही आप अटेंड करें। तो याद रखें 11 अक्टूबर के पहले तक आपको इनमें ज्वाइन हो जाना है। यदि आपका 2026 टारगेट है, यूपीएससी को क्वालिफाई करने का जो टारगेट आपने सेट किया हुआ वो यदि 2026 है तो आपके लिए ये बैचेस इंपॉर्टेंट है। अब
जिस प्रकार एक महत्वपूर्ण रोल होता है एक टीचर का हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी में, तो इसी प्रकार उस रोल को बनाए रखने के लिए फैकल्टी कोड होता है, ताकि ये बैचेस आपको कम से कम प्राइस में अवेलेबल हों और एक प्रकार से ये हमारे लिए एप्रिसिएशन भी होता है। तो यदि आप एकेवी लाइव कोड, जो कि मेरा फैकल्टी कोड है, इसका यूज करते हैं तो ये बैचेस आपको 29,999 में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोड और नहीं है, और भी बहुत कोड हैं, परंतु ये फैकल्टी कोड कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है आपको, और ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना आपका हक भी बनता है ना। ये आपका हक है, ये आपका राइट है। तो एकेवी लाइव कोड के साथ आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। और यदि आप पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, जहां पर 2026 लिखा होगा। कहीं पर भी वेबसाइट में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर 2026 के लिंक पर क्लिक करें, है ना, और वहां से आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है और आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं आगे आने वाले किसी और बेहतरीन वीडियो में। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।